नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उसे कारोबार में तब्दील करना चाहते हैं तो ये आज का जो एपिसोड है मनी मंत्र का, ये आप ही के लिए है। आज के दौर में स्टार्टअप सिर्फ बड़े शहरों तक अब सीमित नहीं है, बल्कि जो छोटे शहर हैं, कस्बे यानी कि टियर 2, टियर 3 जो सिटीज़ हैं, हज़ारों युवा अपने नए आइडिया के दम पर सफल बिजनेस खड़े कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अच्छा आइडिया होना काफ़ी नहीं होता, सही योजना, सही रणनीति और सही शुरुआत भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल जो आपके जहन में आता है वो यही होता है कि आखिरकार स्टार्टअप को स्टार्ट यानी कि शुरुआत कैसे की जाए, सही आइडिया का चुनाव किस तरह से करें, अब जिस कंपनी को आप खोलना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा यानी कि फंडिंग कहाँ से मिलेगी, और सफलता की इस राह में कौन सी ऐसी बातें जिनका ख्याल आपको रखना होगा, वो गलतियाँ कौन सी हैं जो नहीं करनी होंगी। तो आज के मनी मंत्र में अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करने का बेहद आसान तरीका क्या हो सकता है, फंडिंग के वो कौन कौन से अलग विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, और सरकार ने जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए किस तरह से मदद की है, यानी कि क्या रोड मैप तैयार किया और किन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बिजनेस की मजबूत नींव रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज मनी मंत्र में इसी खास विषय के साथ। तो स्टार्टअप की ABCD यानी कि स्टार्टअप शुरू करने का क्या तरीका हो सकता है, कुछ आसान शब्दों में हम आपके लिए समेट कर लाए हैं और आपको बताते हैं। तो स्टार्टअप शुरू करने के आसान जो कदम हैं वो कैसे आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, आइए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहला ये है कि आप समस्या को पहचानें, यानी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं, कैसे आपका स्टार्टअप उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकता है। समाधान तैयार करें, यानी कि आप कैसे फैसिलिटेटर के तौर पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो मार्केट पर आप रिसर्च यानी कि तैयारी जरूर करें। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक होता है उसकी तैयारी करते हैं, तो अगर आप स्टार्टअप को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको अपने विषय की जानकारी हो। कंपनी को रजिस्टर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएं, और फिर एक स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए फंडिंग का इंतजाम किया जाए, और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी कि आपका टारगेट कंज्यूमर क्या हो सकता है, उस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपके दिमाग में अगर संशय है तो थोड़ा उसकी क्लैरिटी को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम क्योंकि स्टार्टअप की बात करें, भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमने देखा कि कैसे कुछ स्टार्टअप से शुरुआत होकर वो यूनिकॉर्न में तब्दील हुआ। तो अब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हम जानते हैं कि 16 जनवरी 2016 में हुई, यानी कि एक दशक पहले। और आप देखिए कि देश में अब तक 2 लाख से ज़्यादा जो है स्टार्टअप्स, उनको मान्यता दी गई है। अब इससे होता ये है कि 23 लाख से ज़्यादा जो हम रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं डायरेक्टली, यानी कि नौकरियों का सृजन होता है, और 53% जो स्टार्टअप्स हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हैं, जिसका जिक्र हमने अभी शुरुआत में किया। और करीब 48 स्टार्टअप जो हैं उसमें कम से कम एक महिला निदेशक शामिल है, जो किस तरह से महिला आत्मशक्ति और उनको स्वावलंबी बनाने के लिहाज से बड़ा कदम है। आप AI, हेल्थ टेक, फिनटेक, ये तमाम वो सनराइजिंग न्यू सेक्टर्स हैं जहां स्टार्टअप्स ने कमाल की तेजी दिखाई है। अब बात आती है फंडिंग की, कि आखिरकार आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा, आप आगे बढ़ेंगे, तो उस फंडिंग के अलग अलग सोर्सेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो आपकी अपनी सेविंग है, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप मुद्रा योजना के तहत आप ऋण यानी कि कर्ज ले सकते हैं, ये भी सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का आपको लाभ मिल सकता है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ बैंक से बिजनेस लोन ले सकते हैं, और जो निजी निवेशक हैं उनसे भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपका गोल स्टार्टअप को लेकर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये देखना जरूरी है। मेरे 2 खास मेहमान इस पूरे विषय पर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ शिवांगी जैन है, सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्टार्टअप इंडिया DPIIT, और साथ ही साथ रचित जैन साहब हैं,
जो कि संस्थापक हैं ई कोच इंडिया के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे शिवांगी जी, सवाल ये कि स्टार्टअप को हम ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप से कैसे अलग माने, और एक स्टार्टअप के चुनाव करने हेतु दिमाग में कई सवाल आते हैं, तो उन सवालों को जरा फिल्टर आप कर पाए तो शिवांगी जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आज के भारत में अगर हम देखें तो हर एक बिजनेस को स्टार्टअप बोला जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ पिकअप करें कि एक छोले भटूरे की शॉप है, अगर वो भी अपना एक नया स्टॉल खोल रहा है एक पर्टिकुलर कॉलोनी में, तो उसको भी वो स्टार्टअप बोलता है। बट आई थिंक अंतर यहाँ पे ये आता है कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और स्केलेबल बिजनेस मॉडल को यूज़ करके उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ होता है कि मैं एक छोले भटूरे की शॉप खोलूंगा, मैं वहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू अर्न करूंगा, मेरे पास अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं 2-3 और ब्रांचेस खोल लूंगा। वर्सेस कहना कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं सिर्फ छोले भटूरे नहीं, मैं 4-5 चीज़ें और प्रोवाइड करूंगा। मैं उनको सिर्फ दिल्ली में नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं उसको हर एक स्टेट में प्रोवाइड करूंगा, मैं उसको लार्जर लेवल पे प्रोवाइड करूंगा। सो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप उसको यूज़ करके एक्सपैंड कर रहे हैं, आप एक फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं और आप उसको आगे यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं टेक्निकल भाषा में भी आपको बताना चाहूँ, तो उसमें भी गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है जिसके बारे में आपने मेंशन किया, वहाँ पे भी एक बहुत क्लियर डेफिनेशन स्टार्टअप की दी गई है। जी। वहाँ पे हम नंबर 1 एक लीगल एंटिटी की बात करते हैं, प्राइवेट हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो। सेकंड, हम रेवेन्यू की बात करते हैं कि रेवेन्यू 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जहाँ पे इस बार सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेप्शन रखा है और बोला है कि उनके लिए 200 करोड़ का लिमिट है। तीसरा, स्केलेबल होना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। सिमिलरली मिनिस्ट्री और एमएसएमई मिनिस्ट्री ने भी एक डेफिनेशन निकाली है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम ऑन्टरप्रेन्योर क्या होता है, एंड रेवेन्यू बेसिस पे उसका कैटेगराइजेशन किया है। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में इसको कंक्लूड करूं तो मैं बोलूंगी कि हर एक स्टार्टअप बिजनेस होता है, बट हर एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता है। आपने बहुत ही संक्षिप्त जो आखिरी शब्द कहे, वो मुझे लगता है कि इसको बहुत क्लैरिफाइड क्रिस्टल क्लियर तौर पर कर पाते हैं। हमारे साथ रचित जैन साहब हैं, सह संस्थापक है। पता है मेरा रचित जी सवाल यही था कि हम को फाउंडर का चुनाव कैसे करें, और आप खुद को फाउंडर हैं और आपने ई कोच को जिस तरह से स्थापित किया है, को फाउंडर के चुनाव के लिए जब आप स्टार्टअप की इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, कई संशय आपके जहन में होते हैं, तो को फाउंडर का चुनाव किस तरह से किया जाना चाहिए और क्या भूमिका होती है को फाउंडर की एक स्टार्टअप को इम्प्रूव करने में, इम्प्रोवाइज करने में? सो कंपनी बनाना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है। उसमें एक कंपनी में सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, सेल्स नहीं, फंडिंग नहीं, ऑपरेशन नहीं, हज़ारों काम हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं, तो आपको अपने साथ एक साथी चाहिए, काफ़ी सारे लोग चाहिए। तो अगर को फाउंडर का सबसे पहला चुनाव कर ये होता है जो आपके साथ आपका एक स्किल लेवल है, आपके को फाउंडर का पैरेलल आप स्किल लेवल होना चाहिए जो अलग है। दोनों मिलके जो साथ में बनाते हैं वो एक वैल्यूबल चीज़ें होती है। तो को फाउंडर के लिए आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप एक जगह आप अच्छे होने चाहिए, दूसरा जगह आपका को फाउंडर अच्छा होना चाहिए, आप साथ में जोड़ पाएँ। ये एक तरीके से आप मानिए शादी है जिसमें आपके एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में जैसे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोई जना एक काम करे, कोई दूसरा काम करे और दोनों मिलके एक कंपनी बनाते हैं। तो वो चुनाव एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप अपने जीवन साथी चुनने के लिए करते हैं। और वो आपके लिए सबसे स्टार्टअप का सबसे पहला चुनाव और सबसे ज़्यादा पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका को फाउंडर ढूंढना होता है। आपने भी बहुत आसान शब्दों में बताया, लेकिन शिवांगी जी, जब एक विवाह होता है तो उसको कितना आप ग्रैंड बनाते हैं, ये आप कितना पैसा उसमें लगाते हैं, उस पर निर्भर करता है। अब इसी तरह से आपका जो स्टार्टअप है उसके लिए फंड्स की तलाश के लिए क्या एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि जो दो टर्म्स हैं, आसान भाषा में हम समझना चाहते हैं कि आखिरकार फंड्स के डिफरेंट सोर्सेज के लिहाज से किस तरह से आप रणनीति बना सकते हैं? तो पहला समझना ज़रूरी है कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल फंड में अंतर क्या होता है। जब स्टार्टअप अपनी अर्ली स्टेज में होती है, तब उसको फर्स्ट बिलीवर चाहिए होता है जो उसके बिजनेस में पैसा लगा रहा है। वो जनरली फ्रेंड्स, फैमिलीज, मेंटर्स, जो आपके आसपास के लोग होते हैं जिन्होंने आपको काम करते हुए देखा है, आपको अच्छे से जानते हैं, आप में बिलीव करते हैं, फाउंडर में बिलीव करते हैं।
वो लोग बन जाते हैं आपके एंजल इन्वेस्टर। उनको एंजल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो एंजल्स की तरह आपके बिजनेस में शुरू में आ रहे हैं एंड दे टेक फॉरवर्ड योर बिजनेस। सेकंड होता है वेंचर कैपिटल फंड। अब वेंचर कैपिटल फंड में ये जनरली थोड़ा सा लेटर स्टेज में आता है। इसका टिकट साइज, फंडिंग साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। अंतर मेन ये भी है कि यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज़्यादा चेक्स होते हैं। सो दे आर मोर प्रोफेशनल दैट वे देन एन एंजल इन्वेस्टमेंट फर्म। इसके अलावा वीसी फंड्स ये भी बोलते हैं कि हमें इक्विटी के बदले में आपकी बोर्ड पे सीट भी चाहिए। दे वांट टू बी मोर इन्वॉल्व इन योर बिजनेस एज वेल। सो आई थिंक ये तो मेन अंतर है। बट अगर हम फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो 3-4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है कि आप खुद अपने बिजनेस में पैसा लगाएं, उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। आपकी सेविंग्स, आपकी अर्निंग्स, आप उसको लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में है ज़ीरोधा, जो नितिन निखिल कामत ने शुरू किया है, जहाँ पे उन्होंने कोई एक्सटर्नल फंडिंग रेज नहीं की है। दूसरा होता है एंजल फंड्स, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की है। बैंक लोन्स भी प्रोवाइड होते हैं जो होते हैं डेट फॉर्मेट। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स निकाली हुई हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो स्टार्टअप इंडिया के अंडर आती है, और स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रांट्स प्रोवाइड होते हैं। और जो क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है कि आप जनता से भी पैसे उठा सकते हैं, जिसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। इंडिया में इतना पॉपुलर सोर्स नहीं है, बट इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स भी फंड करते हैं। तो ये कुछ मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप फंडिंग का भी लाभ उठा सकते हैं जब आप अपनी जर्नी शुरू करें। एज अ स्टार्टअप फाउंडर मैं इसमें बस एक ऐड करना चाहूँगा जी। कि आपका ये रियलाइज़ होना चाहिए, जो भी आपके ऊपर पैसा लगा रहा है वो और पैसा कमाने के लिए लगा रहा है। तो आप चाहे किसी भी मीडियम से पैसा लें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पैसे को बढ़ा के उसको लौटाए करिए। तो चाहे कोई भी मीडियम हो, बैंक हो, एंजल इन्वेस्टर हो, आपका पैसा आपको तब मिलेगा जब आप उसको पैसे को लौटा पाए, उनको दिखा पाए। जैन साहब, ख़ास तौर पर क्योंकि स्टार्टअप्स का एक बहुत ही वैलिड और वाइड फील्ड है, अब इसमें जिन सेक्टर्स को हमने आगे बढ़ते हुए देखा, जिसका जिक्र हमने किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम यहाँ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ फैसिलिटेटर के तौर पर काम करें। अब इसमें वो कौन से अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज जैन साहब आपकी नज़र में हैं जहाँ युवा जो एंटरप्रेन्योर्स बनने की उम्मीद रखते हैं उनके लिए एक सही कदम होगा चुनाव करने का? आई थिंक इस AI के ज़माने में जो आज के तारीख में अपॉर्चुनिटी है युवा के पास, वो आज से पहले कभी नहीं थी। अब AI के पावर के साथ छोटे से लोग, 3-4 लोग मिलके अरबों की कंपनी बना रहे हैं। एंड इंडिया में हर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे आप इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में जाएं, चाहे फाइनेंस में जाएं, चाहे एजुकेशन में जाएं, चाहे गवर्नमेंट के बहुत सारी चीज़ों में जाएं। AI के साथ आज के तारीख में मैं सब युवाओं को यही बोलूँगा कि आज अभी आपके पास सबसे बढ़िया मौका है जो आज तक कभी नहीं था दुनिया में। आप AI के पावर को यूज़ करते हुए आज जो बनाएंगे वो बहुत बड़ा बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं जो 5 लोगों ने, 15 लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप बनाया, जो अरबों खरबों की कंपनी आप सब लोग यूज़ करते हैं। तो अब ये मौका है, आपको यूज़ करना चाहिए। शिवांगी जी, इस मौके को बनाने के लिए जब हम, जो पहला स्टेप है, हमने ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप को बाइफरकेट किया, हमने इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस की बात की, फिर हमने कौन से को फाउंडर्स के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरह की प्रक्रिया प्रणाली से होकर गुजरता है और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो व्यक्ति अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है? कंपनी रजिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एंड इसमें ये भी समझना कि डिफरेंट लीगल एंटिटी टाइप्स में क्या क्या इसमें लाभ होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या चीज़ों में आप अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, किस टाइप की रिपोर्टिंग होती है हर एक लीगल एंटिटी में, ये समझना। एंड अगर आप इसमें प्रोफेशनल हेल्प लें कि आप एक CA लॉयर को अर्ली स्टेज में रखें, आई थिंक वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान बना देता है आपकी जर्नी को। हमने इनिशियली को फाउंडर सिलेक्शन की भी बात की थी। बहुत सारे फाउंडर्स इनिशियल लेवल पे को फाउंडर सिलेक्शन के बाद भी लॉयर्स को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट शुरू के लेवल पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आना बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। कंपनी बनाना इतना भी आसान काम नहीं है जितना हम बोलते हैं। तो इस पूरे स्ट्रेस की ड्यूरेशन में जो भी आपके अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको रेफर करना, उनको बाइबल की तरह ट्रीट करना, जिनको आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में उनको रेफर बैक कर सकते हैं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बट आई थिंक जब आप एक स्टार्टअप को शुरू करने का सोचते हैं, आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं कि सबसे पहली चीज़
क्या बिजनेस प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, क्या इसकी एक्चुअल में नीड है या नहीं, या मुझे सिर्फ अपने दिमाग में लग रही है। इसको हम सेकंड स्टेप में मार्केट वैलिडेशन भी बोलते हैं। एक छोटे ग्रुप में ये स्टडी करना, ये सर्वे करना कि इसकी कितनी डिमांड है, क्या लोग इसके लिए पे करना चाहेंगे, या ये फ्री प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि अगर फ्री प्रोडक्ट है तो आपका फिर बिजनेस मॉडल क्या होगा। जी। इसमें तीसरा आता है कि मार्केट स्टडी करना थोड़ी डीपर लेवल पे, विच मीन्स कि ऑडियंस को समझना, कौन से रीजन्स में मुझे जाना है, कौन सी स्टेट्स या कंट्रीज में मुझे एक्सपैंड करना है, उस मार्केट को थोड़ी डिटेल में समझना। जी। चौथा, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी, उसका मतलब होता है कि आप एक बेसिक प्रोडक्ट बनाइए, कस्टमर फीडबैक लीजिए, इससे पहले कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे उस बिजनेस को लेके जाएं। आप शुरू में छोटे लेवल पे ही काम करके अपनी गलतियों से सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, इससे पहले कि आप पूरा लॉन्च करें। एंड फाइनेंसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी स्टार्टअप को सस्टेन क्या करेगा एंड साइमल्टेनियसली मुझे भी सस्टेन क्या करेगा जब मैं ये स्टार्टअप बिल्ड कर रही हूँ। तो आई थिंक इन चीजों के बारे में डीपली सोचना थोड़ा जरूरी होता है। इट शुड बी अ प्रैक्टिकल स्टेप रादर देन अ थियोरेटिकल स्टेप। चलिए, हम अगर स्टार्टअप खोल लेते हैं, उसके बाद हमने फाउंडर का चुनाव कर लिया, हमने अपने साथ साथ फंड्स को लेकर भी स्थिति को मैनेजेबल कर लिया, लेकिन ये आगे सस्टेनेबिलिटी का जो रास्ता है ये कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कुछ इन्हीं सवालों के जवाब। आप जुड़ रहिए मनी मंत्रा के इस खास विषय के साथ। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद हमारे खास शो मनी मंत्र में आपको सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए किस तरह के गणित का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ शिवांगी जैन, सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्टार्टअप इंडिया DPIT, और अजित जैन साहब सह संस्थापक हैं ई-कोच के, दोनों जुड़े हुए हैं। जैन साहब, सवाल ये है कि जैसे आपने स्टार्टअप खोल लिया, खोलने के बाद आपको फंड्स भी मिल गए, आपको मालूम है आपके पास को फाउंडर भी है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए क्या उसके बाद अलग अलग इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर अपने शेयर्स को जब जोड़ते हैं, क्या ये भी एक सस्टेनेबिलिटी का तरीका होता है? हमने कई ऐसे प्रणालियों को देखा है जिसके ज़रिए स्टार्टअप्स फल फूल रहे हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टर आपके पास आपका कस्टमर है। आपको स्टार्टअप में ये याद रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो आपकी स्टार्टअप को चला रहा है, जो आपकी स्टार्टअप को फंड कर रहा है, जो पैसा कमाने को दे रहा है, वो आपका कस्टमर है। अगर आप अपने कस्टमर से प्रॉफिट कमा पाते हैं तब आपको पीछे आपके साथ इन्वेस्टर आएंगे। और अगर आप तो आपको अपने अंदर एक प्रूफ रखना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को प्रॉफिटेबली कुछ बेच पा रहे हैं, एंड फिर उन कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टर्स मिलते हैं। अगर आपकी इच्छा, आपका ध्यान, आपका दिल बिल्कुल सही साफ है, तब आपको अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे और आप अपनी कंपनी बड़ी बना पाएंगे। और यही आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मुझे कस्टमर्स को अच्छा डिलीवरी करना है और उनसे थोड़ा सा प्रॉफिट करना है। जी। और डिजिटल मार्केटिंग की कितनी अहम भूमिका होती है शिवांगी जी? ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं वो डिजिटल माध्यमों का सहारा लेते हैं। वो किस तरह से आपके स्टार्टअप को इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं आने वाले समय में? आई थिंक एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हम एक डिजिटल एज में जी रहे हैं। हम सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हम सब
अपना बहुत सारा टाइम अपने फ़ोन्स में स्पेंड करते हैं। तो पहले जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मीडियम होता था, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, बट वो हमने काफ़ी बड़ा शिफ्ट देखा है जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, गूगल एड्स, इन सब पे हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ पे आप फिजिकली पहुँचने का सोच भी नहीं सकते, इंटरनेट आपको उन जगह पे पहुँचाता है, उन रीजन्स में पहुँचाता है। सेकेंड, जो टारगेटिंग पहले एक जनरल लेवल पे होती थी, अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को या एक पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को टारगेट करना है अपने बिजनेस के लिए, जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो ऑफलाइन के माध्यम से इतना क्लियरली करना पॉसिबल नहीं था। डिजिटल मीडिया आपको वो सारा एक्सेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। ये ही नहीं, बहुत क्लियर रिपोर्ट्स भी आती हैं अब हर एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है और आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ, जैसे एक क्लाउड किचन, ये बहुत ही चला हुआ कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं कई लोग क्लाउड किचन का इस्तेमाल करते हैं और क्लाउड किचन के इस्तेमाल करने के बाद अलग अलग जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उस पर चाहे हम स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, उससे अपना बिजनेस चलाते हैं। इस तरह के प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब आप स्टार्टअप चलाते हैं? क्योंकि उसमें तो दो लोग ही हैं, शायद आपके घर में जो दो लोग हैं वो इस तरह के किचन की शुरुआत करते हैं। इसको हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? इसको मैं एक स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में पुट करूंगी अगर आप एक क्लाउड किचन बना रहे हैं। बट लेट्स से अगर आप इस क्लाउड किचन को स्केलेबल बनाना चाहते हैं और बहुत सारी जगह आप अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप एक फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे कि कैसे होगा। आप उसी फ्रेमवर्क को कम से कम कॉस्ट में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सेम लर्निंग्स को अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में। और यहीं पे अगर मैं दूसरी साइड, जैसे आपने बोला, एक स्विगी या फिर एक ब्लिंकिट या जोमेटो जो उस क्लाउड किचन को इनेबल कर रहा है, उसको हम एक स्टार्टअप का रूप देते हैं, मेनली बिकॉज वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। वो यहाँ पे आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको ये खाना मिलेगा, एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग होगी, एक यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड होंगे, यहाँ पे वो आपको सारे रेस्टोरेंट्स चूज करने का ऑप्शन बताते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेन अंतर होता है जहाँ पे आप एक स्मॉल बिजनेस और एक टेक्नोलॉजी लेड बिजनेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी जैन साहब, बहुत संक्षिप्त में, जो आपका टारगेट कंज्यूमर है उसकी पहचान एक स्टार्टअप ओनर किस तरह से कर सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं पॉइंटर है जिसके ज़रिए आपका स्टार्टअप आने वाले समय में ग्रो करता है, इवॉल्व करता है और फिर बुलंदियों की ऊंचाई को छूता है। तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको एक पैशन होना चाहिए कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छा करने का जो मार्केट में नहीं है, उससे बढ़िया करने का और डिलीवर करने का। तो वो अगर आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है और उस सर्विस के या प्रोडक्ट को कोई खरीदने को तैयार है, वो आपका कस्टमर है जी। जो उसके लिए पैसा देने को तैयार है, वो आपका कस्टमर है। तो आप जो पैसा देने का जो जहाँ पे आपको पैसा मिल पाता है वो ही आपका प्रोडक्ट है। यानी कि आपकी ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपकी जेब से वो पैसा निकालने पर आपको मजबूर कर दे कि ये मुझे ख़रीदना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी, अजित जी आपका, आप इस शो पर आए और बहुत ही आसान भाषा में आपने स्टार्टअप के ABCD को इस मंच से साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो किस तरह से स्टार्टअप आपके जीवन में तब्दीली ला सकता है, और उसे हमने कई अलग अलग जो सवाल आपके जहन में होंगे उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश इस मंच के माध्यम से की। लेकिन अब प्रिसाइसली हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो 5 नियम आपके लिए क्या हो सकते हैं जब हम बात करते हैं स्टार्टअप की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखें। और क्योंकि स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो एक मजबूत टीम आपके स्टार्टअप को अलग लेवल पर लेकर जा सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर फंड्स को मेंटेन और सस्टेन करना ज़रूरी है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आप ही के हाथ में है। और समय के साथ बदलाव, क्योंकि आज के कंज्यूमर और पहले के कंज्यूमर में बहुत फ़र्क है। कंज्यूमर इज़ द किंग। तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से किस तरह से आप सरवाइव कर पाएंगे ये आपको समझना होगा। साथ ही
धैर्य यानी कि पेशेंस इज द की। वो कहते हैं कि आपने एकदम से कोई बिजनेस खोला तो वो रातों रात नहीं बनता उस तरह से, क्योंकि ये कहा जाता है कि रोम वॉज ऑल्सो नॉट बिल्ट इन अ डे। तो धैर्य आपके लिए वो एक की हो सकता है जब आप स्टार्टअप को और मजबूत करने की बात करते हैं। तो ये तो 5 वो मंत्र जो आपको करने चाहिए फॉलो, लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप ना करें, आइए उसको भी बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज फॉर्म में आपको बताएं। बिना रिसर्च के अपने स्टार्टअप की शुरुआत ना करें। रिसर्च में आप सब कुछ समझें कि आपका गोल क्या है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिहाज के साथ आप किस तरह से स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो पर ध्यान ना देना, यानी कि आप अपने कैश के इनफ्लोज को चेक नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी गलती और आपके लिए परेशानी का सबब हो सकती है। अब क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है, कुछ ऐसे कानूनी नियम जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उनकी अनदेखी ना कीजिएगा क्योंकि वो आपके हित में नहीं होगा। साथ ही साथ जब भी आप बिजनेस खोलते हो कहते हैं ना कि फीडबैक मैकेनिज्म, चेक्स एंड बैलेंसेस, तो फीडबैक मैकेनिज्म पर ज़रूर काम कीजिए। अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं मान लीजिए मसलन, तो आप ग्राहकों का फीडबैक ज़रूर लीजिए। और 5वां सबसे अहम, नकल से बचें। इंस्पायर होना अलग है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट को बिल्कुल उसी की शक्ल में मार्केट में उतारने से कहीं ना कहीं जो ग्राहक है आप उसके साथ चीटिंग हो जाती है। तो इससे बेटर ये है कि आप ओरिजिनल आइडिया के साथ मार्केट में उतरें। तो आज के मनी मंत्र में हमने कोशिश की कि हम स्टार्टअप से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपके दे पाएं, और इस शो के जरिए कोशिश ये होती है कि पर्सनल फाइनेंस के साथ साथ हम कुछ उन विषयों को उठाएं जो किस तरह से आपके मनी मैटर्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो आज मनी मंत्र में इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।